नमस्कार। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम जनादेश 2023 में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का शंखनाद राजस्थान में हो चुका है। राजस्थान में 16वीं विधानसभा की गठन को लेकर प्रदेशवासी 25 नवंबर को मतदान करेंगे, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। जनादेश जिसके साथ होगा उसी राजनीतिक दल की सरकार बनेगी। प्रदेश की जनता अपनी समस्याओं और मुद्दों को लेकर 25 नवंबर को अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। जनादेश 2023 के आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पाली, सिरोही और जालोर विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दों और राजनीतिक समीकरणों की। विधानसभा क्षेत्रों में आज पाली, सोजत, सुमेरपुर, जेतारण, मारवाड़ जंक्शन, बाली, सिरोही, पिंडवाड़ा, आबू, रेवदर, जालोर, सांचौर, आहोर, भीनमाल और रानीवाड़ा शामिल है। इन क्षेत्रों के मुद्दों और राजनीतिक समीकरणों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राम गोपाल जाट जी। इससे पहले चर्चा को शुरू करें, आइए देखते हैं पाली, सिरोही और जालोर के विधानसभा क्षेत्रों की ये खास रिपोर्ट। जनादेश में आज बात करेंगे जेतारण, सोजत, पाली, मारवाड़ जंक्शन, बाली और सुमेरपुर की। सबसे पहले बात करते हैं जेतारण की। यहाँ कुल 3,08,355 मतदाता है, जिसमें 1,59,501 पुरुष व 3 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। इस सीट पर भाजपा ने अविनाश गहलोत और कांग्रेस ने सुरेंद्र गोयल को टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के अविनाश गहलोत ने कांग्रेस के दिलीप चौधरी को हराया था, जिसमें भाजपा को 34 और कांग्रेस को 27% वोट मिले थे। अब बात करते हैं सोजत विधानसभा सीट की। यहाँ पर कुल 2,46,023 मतदाता है, जिनमें 1,25,987 पुरुष और 1,20,029 महिला और 7 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। भाजपा ने सोजत में शोभा चौहान को प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने निरंजन आर्य को टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की शोभा चौहान ने कांग्रेस की शोभा सोलंकी को हराया था, जिसमें भाजपा को 54% और कांग्रेस को 32% वोट मिले थे। पाली विधानसभा सीट में कुल 2,74,466 मतदाता है, जिनमें से 1,41,553 पुरुष और 1,32,902 महिला व 11 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। इस सीट पर भाजपा ने ज्ञानचंद पारख और कांग्रेस ने भीमराज भाटी को टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के ज्ञानचंद पारख ने निर्दलीय उम्मीदवार भीमराज भाटी को हराया था। इसमें भाजपा को 44 और निर्दलीय प्रत्याशी को 33% वोट मिले थे। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,94,841 मतदाता है, जिसमें 1,53,764 पुरुष और 1,41,071 महिला व 6 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। इसी सीट पर भाजपा ने केसाराम चौधरी और कांग्रेस ने खुशवीर सिंह को टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार खुशवीर सिंह ने भाजपा के केसाराम चौधरी को हराया था, जिसमें निर्दलीय को 36 और भाजपा को 35% मत मिले थे। पाली विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,32,730 मतदाता है, जिनमें से 1,73,359 पुरुष और 1,59,369 महिला और 2 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। इस सीट पर भाजपा ने पुष्पेंद्र सिंह राणावत और कांग्रेस ने बद्रीराम जाखड़ को टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने जीत दर्ज की थी। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,11,116 मतदाता है, जिनमें से 1,62,368 पुरुष और 1,48,746 महिला व 2 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। इस सीट पर भाजपा ने जोराराम कुमावत और कांग्रेस ने हरिशंकर मेवाड़ा को टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के जोराराम कुमावत ने कांग्रेस की रंजू रामावत को हराया था, जिसमें भाजपा को 56 और कांग्रेस को 37% वोट मिले थे। इस क्षेत्र में प्रदूषित जल सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ ही सड़क, बिजली, चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कई क्षेत्रों में फ्लोराइड युक्त पानी भी बड़ी समस्या है। हाल ही में पाली संभाग मुख्यालय बना है। यहाँ के युवाओं की मांग है कि यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। ना तो डॉक्टरों की सुविधा है हमारे गांव के अंदर, नहीं कोई किसानों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। और कई बार अशोक गहलोत जी ने बोला है जो ये कर्ज माफ़ी के लिए कुछ फायदा नहीं किया है इन्होंने, और नहीं हमारे गांव के अंदर कोई विकास है। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास हुआ है। जैसे बाली में रेफरल जो 100 बेड के लगभग जो घोषणा हुई थी वो घोषणा पूरी करवा दी।
और आदिवासी बेल्ट के लिए भी चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। है वो की वो स्थिति है, कुछ बदलाव आया नहीं उसमें। स्कूलों की भी बस वो की वो पोजीशन पहले वाली पोजीशन है वही है, बस प्राइवेट वाले हैं तो वो सब कर रहे काम। ये हमारे ये टूटा हुआ पड़ा है कब से, ये टोल तो वैसे का वैसे ले रहा है और वो ये 3-4 किलोमीटर टूटा हुआ पड़ा है 3-4 साल से, ये हुआ ही नहीं काम। नाना स्टेशन से लगा करके ये पूरा 2-3 किलोमीटर टोल वैसे का वैसे जा रहा है और ये सड़क टूटा हुआ पड़ा ही है 4 साल से 5 साल से नाना रेलवे स्टेशन के पास। जनादेश में आज बात करेंगे सिरोही, पिंडवाड़ा आबू और रेवदर विधानसभा सीट की। सबसे पहले बात करते हैं सिरोही विधानसभा क्षेत्र की। इस क्षेत्र में कुल 3,04,420 मतदाता है, जिनमें 1,58,107 पुरुष, 1,46,311 महिला और 2 ट्रांसजेंडर मतदाता है। इस सीट पर भाजपा ने ओटाराम देवासी और कांग्रेस ने संयम लोढ़ा को चुनाव मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी संयम लोढ़ा ने भाजपा के ओटाराम देवासी को हराया था, जिसमें निर्दलीय को 46, भाजपा को 40 और कांग्रेस को 8% वोट मिले थे। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां कुल मतदाता 2,28,282 है, जिनमें से 1,17,961 पुरुष, 1,10,320 महिला और 1 ट्रांसजेंडर है। यह एसटी आरक्षित सीट है। इस बार यहां से भाजपा प्रत्याशी के रूप में समाराम गरासिया और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लीलाराम गरासिया चुनाव मैदान में हैं। पिछले चुनाव में भाजपा के समाराम गरासिया ने कांग्रेस के लीलाराम गरासिया को हराया था, जिसमें भाजपा को 50% और कांग्रेस को 30% मत मिले थे। वहीं रेवदर विधानसभा सीट एससी आरक्षित सीट है। यहां कुल 2,83,551 मतदाता है, जिनमें से 1,49,654 पुरुष, 1,33,888 महिला और 9 ट्रांसजेंडर मतदाता है। इस बार यहां से भाजपा से जगसीराम कोली और कांग्रेस से मोतीराम कोली चुनाव मैदान में हैं। 2018 में यहां भाजपा के जगसीराम कोली ने कांग्रेस के नीरज डांगी को हराया था, जिसमें भाजपा को 50% और कांग्रेस को 41% वोट मिले थे। सिरोही की बात करें तो शिक्षा और रोजगार जरूरी मुद्दे हैं। कनेक्टिविटी बढ़ सके, इसके लिए सड़कों और रेल सेवा का विकास जरूरी मुद्दे हैं। पिंडवाड़ा में माउंट आबू हिल स्टेशन है। यहाँ शिक्षा, चिकित्सा, सड़क सेवा की कमी हमेशा ही चर्चाओं में रही है। कई आदिवासी क्षेत्रों में अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। वहीं कई जगह सड़कों से वंचित है। बारिश के समय कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। पिंडवाड़ा के लोगों की मांग है कि पिंडवाड़ा का संपूर्ण क्षेत्र टीएसपी घोषित किया जाए। रेवदर में कॉलेज का निर्माण तो हुआ, लेकिन स्टाफ नहीं है। बस स्टैंड का अभाव है। रोडवेज बस डिपो बंद पड़ा रहता है। सार्वजनिक शौचालय की सुविधा नहीं है। सिरोही विधानसभा की स्थिति तो इतनी ये नहीं है, क्योंकि विकास ज़्यादा नहीं हुआ है हमारे सिरोही के हिसाब से। यानी रोड की स्थितियाँ खराब हैं और महिलाओं की सुरक्षा ये सही नहीं है। फिर अपने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं, तो उससे यहाँ ये ज़्यादा होता है गुंडागर्दी। पाँव रखना कहीं कहीं गलियों में वगैरह इतना गंदा रहता है कि चलना मुश्किल हो जाता है। और पानी की समस्या है, मतलब इस साल है थोड़ा बहुत रहा है, बाकी तो हर साल मतलब पानी के टंकर वगैरह आते हैं और वो भी आते हैं 5-6 दिन में आते हैं और 22 दिन तक पानी नहीं आया है। ऐसी भी समस्या हमने झेली है। 24 घंटे में से लगभग 9 से 10 घंटे लाइट कट जाती है। अब देखिए कि आम जनता कितनी परेशान हो रही है। हर जगह कुछ न कुछ गंदगी है। झाड़ोली गांव में जहाँ मेरा ऑफिस है, जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आप गंदगी का आलम देख लीजिए तो पीछे आप मतलब आपको नाक बंद करके जाना पड़ता है, इतनी गंदगी है। तो ये बहुत सारी समस्या है। हर गांव से कहीं ना कहीं पानी, कहीं जल, हर जगह कुछ ना कुछ समस्या रही है। सिरोही विधानसभा के अंदर जिला मुख्यालय पड़ता है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये स्थिति यहाँ की बहुत अच्छी है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज की स्थिति यहाँ पे बहुत ख़राब है। चाहे सरकारी स्कूल ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, टीचर्स, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, इन लोगों का ज़बरदस्त अभाव है। और
सिरोही विधानसभा के शिवगंज इलाके के अंदर पानी की समस्या का तो काफ़ी हद तक निस्तारण हो चुका है। वहाँ जवाई बांध का पानी पहुँच चुका है, लेकिन सिरोही विधानसभा की सिरोही तहसील का जो इलाका है उसके शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे खेती का ज़्यादा वो है, लेकिन अभी तक वहाँ पे सिंचाई और पानी का कोई स्थायी व्यवस्था, पीने के पानी की स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई है। जातिगत समीकरण के हिसाब से बात करें तो सिरोही विधानसभा में जातियों का इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ पे ओबीसी जातियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इसका ट्रेंड चुनाव के रिजल्ट में भी देखने को मिल रहा है कि पिछले लंबे समय से राजनीतिक पार्टियां ओबीसी जाति के व्यक्ति को टिकट दे रही है और लंबे समय लगातार कई बार उनका जीतना भी यहाँ पे हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं आहोर विधानसभा सीट की, जिसमें कुल 2,71,390 मतदाता हैं, जिनमें 1,42,596 पुरुष, 1,28,793 महिला और एक ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने छगन सिंह राजपुरोहित और कांग्रेस ने सरोज चौधरी को टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के छगन सिंह ने कांग्रेस के सवाराम पटेल को हराया था, जिसमें भाजपा को 49% और कांग्रेस को 29% वोट मिले थे। अब बात करते हैं जालोर विधानसभा सीट की। यहाँ कुल 2,87,938 मतदाता हैं, जिनमें 1,52,441 पुरुष, 1,35,495 महिला और 2 ट्रांसजेंडर मतदाता है। इस सीट पर भाजपा ने जोगेश्वर गर्ग और कांग्रेस ने रमीला मेघवाल को प्रत्याशी बनाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के जोगेश्वर गर्ग ने मंजू मेघवाल को हराया था। इसमें भाजपा को 58% और कांग्रेस को 37% वोट मिले थे। भीनमाल विधानसभा सीट पर 1,63,444 पुरुष और 1,45,376 महिला व एक ट्रांसजेंडर मतदाता के साथ कुल मतदाताओं की संख्या 3,08,821 है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर पूराराम चौधरी और कांग्रेस ने डॉक्टर समरजीत सिंह को टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के पूराराम चौधरी ने कांग्रेस के डॉक्टर समरजीत सिंह को हराया था, जिसमें भाजपा को 43% और कांग्रेस को 38% वोट मिले थे। सांचौर में कुल 3,15,259 मतदाता है, जिसमें 1,67,060 पुरुष, 1,48,197 महिला और 2 ट्रांसजेंडर मतदाता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार देवजी पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने सुखराम विश्नोई को टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुखराम विश्नोई ने भाजपा के दानाराम चौधरी को हराया था। झाड़ीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,71,837 मतदाता है, जिनमें 1,43,091 पुरुष और 1,28,744 महिला और 2 ट्रांसजेंडर मतदाता है। इस बार कांग्रेस ने रतन देवासी और भाजपा ने नारायण सिंह देवल को टिकट दिया है। 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा के नारायण सिंह ने कांग्रेस के रतन देवासी को हराया था, जिसमें भाजपा को 48 और कांग्रेस को 46% मत मिले थे। इन विधानसभा क्षेत्रों में बेरोजगारी, पानी, बिजली, सड़क बड़ी समस्या है। किसानों को जवाई और माही बांध का पानी की जरूरत प्रमुख मुद्दा है। अगर माही का जल जालोर में आता है तो सूखी नदियां जो है वो वापस जिंदा हो सकती है और अविरल हो सकती है। साहिला क्षेत्र में, जालोर क्षेत्र में अभी पिछले 5-10 सालों से फलदायक वृक्षों की खेती नहीं पैदा हुई है, जिसमें दाड़िम है, अनार की खेती खूब हुई है। तो इसका जो भंडारण है वगैरह है, भंडारण की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जवाई नदी का पानी का वो सप्लाई सही ढंग से नहीं हो रहा है। पानी की व्यवस्था की जाए तो अच्छा रहेगा किसानों के लिए। पहली बात तो ये है। दूसरा मुद्दा है बेरोजगार, बच्चों के लिए बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। राजनेताओं को सबसे पहले सफाई, यहाँ देखो यहाँ कितना कचरा पड़ा है, इसके बाद इसके नाम पे वोट मांगना चाहिए। और दूसरी बात, हर यहाँ का एमएलए बनता है, बोलता है मैं यहाँ रोपवे का निर्माण कराऊंगा, माही का पानी जालोर को दिलाऊंगा, जवाई का पानी दिलाऊंगा, लेकिन उनमें अभी तक कोई भी एमएलए सफल नहीं हुआ। मेरा पहला मुद्दा ये रहेगा कि जालोर का विकास होना चाहिए और समय पे गवर्नमेंट की भर्तियाँ निकालनी चाहिए और समय पे एग्जाम होना चाहिए और बेरोजगारों को तंग नहीं होने चाहिए। और जालोर में सबसे पहले पानी की समस्या है, तो वो जवाई बांध से समय पे पानी आना चाहिए, माही बांध का भी पानी आना चाहिए, सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए। पानी, बिजली, सड़क का मुद्दा तो है ही है, उसके साथ ही माही नदी का पानी और जवाई बांध का पानी किसानों को मिले, ये प्रमुख मुद्दा ये जालोर में रहेगा। कप्तानगंज कलर, दूरदर्शन समाचार, जालोर।
तो आपने देखा पाली, सिरोही और जालौर के विधानसभा क्षेत्रों की जनता के ये कुछ मुद्दे थे और ये कुछ समस्याएं थी। इन्हीं मुद्दों, समस्याओं और राजनीतिक समीकरणों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं वरिष्ठ पत्रकार राम गोपाल जाट। सर नमस्कार। सबसे पहले आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है जी। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे, पाली, जालौर और सिरोही का जो क्षेत्र है वो राजस्थान के लिहाज से कितना कुछ महत्वपूर्ण है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो क्षेत्र है ये गुजरात से टच होने के कारण राजस्थान के लिए और गुजरात के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात का जो टूरिस्ट है वो काफ़ी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में आता है। ख़ास तौर से जब शनिवार और रविवार का दिन होता है, उस दिन जो माउंट आबू है वहाँ पर आता है। सिरोही जो क्षेत्र है वहाँ पर, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी कनेक्टेड हैं और भाषाई दृष्टि से भी कनेक्टेड हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ से वहाँ भी जाते हैं रोज़गार के लिए और वहाँ से भी इधर लोग आते हैं। कनेक्ट होने की वजह से उनको लगता भी नहीं कि हम एक राज्य को चेंज करके दूसरे राज्य में, हाँ, क्योंकि पता नहीं चलता है, कोई फेसिंग नहीं है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में तो फेसिंग है, लेकिन वहाँ कोई फेसिंग नहीं है, तो राज्य है, राज्य हाँ, की बॉर्डर है। तो इस वजह से वो कनेक्टिविटी भी अच्छी है, तो लोग आते हैं जाते हैं। तो दोनों में, जैसे बाकी राज्य की बात की जाए, केवल राजस्थान की बात की जाए, तो उसके बजाय पूरे राजस्थान के बजाय गुजरात की ज़्यादा कनेक्टेड लगते हैं वहाँ के। और सांस्कृतिक दृष्टि से, जैसे मैंने बताया, भाषा की दृष्टि से भाषा आपस में मिलती है। तो राज्यों का गठन तो बाद में हुआ, लेकिन भाषा पता नहीं कितनी पुरानी है, तो इसकी वजह से भी दोनों में कनेक्शन अच्छा है जी। तीनों को मिलाकर गोडवाड़ा का नाम भी, गोडवाड़ा क्षेत्र सर्किट भी बनाया जा रहा है जी। पाली के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी समस्याओं और मुद्दों की अगर चर्चा करें तो पाली जो शहर है, जिला मुख्यालय, वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, चूंकि पाली में कपड़ों की मिलें बहुत ज़्यादा है, तो उन मिलों से जो पानी निकल रहा है, जो प्रदूषित पानी है, वो वहाँ की नदियों को भी खराब कर रहा है। वहाँ जो पेयजल आपूर्ति होती है वहाँ पर भी मिलावटी पानी के रूप में जनता को सप्लाई हो रहा है। क्योंकि ये बात मिलावटी पानी की नहीं है केवल, इसकी वजह से फ्लोराइड बढ़ रहा है जी। और फ्लोराइड की समस्या, जैसे कि मैंने उस क्षेत्र में घूमा हूँ, देखा है मैंने जी। अब केंद्र सरकार ने हर घर जल, हर घर नल का जो चला रखा है ये कार्यक्रम, जल जीवन मिशन वाला, तो ये अभी तक हर घर में पहुंचा नहीं है। लेकिन उससे पहले लोगों के सामने आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या यही है, पानी को लेकर है। फ्लोराइड का पानी मिल रहा है, शुद्ध पानी नहीं मिलता है। एक बड़ी, ये पूरी क्षेत्र के लिए ही मेजर समस्या है ये। तो इस समस्या से निपटने के लिए जब तक हर घर में नल और उसके साथ जल नहीं पहुंचेगा, तब तक ये समस्या निपटा नहीं जा सकता है। ये केवल जालौर की नहीं है, बल्कि पाली, सिरोही, तीनों ही जो, हाँ, ये पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये समस्या बड़े पैमाने पर है जी। जहाँ पर जल पहुँचा है वहाँ पर भी शुद्ध पेयजल नहीं है, पानी जो है वो भी प्रदूषित पानी है। प्रदूषित पानी इसलिए है क्योंकि वो नदियों में कारखानों का पानी छूट रहा है। बाकी जो वहाँ के हैंडपम्प हैं, कुएँ हैं, उनमें भी नीचे पानी, वो गंदा पानी जा रहा है। तो फ्लोराइड की जो एक समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है जी। हर विधानसभा क्षेत्र के जब चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव, सबसे बड़ा मुद्दा यही रहता है पानी को लेकर। ये लंबे समय से चल रहा है, पानी की जो समस्या है वो लंबे समय से चल रही है। हर बार चुनावी वादे होते हैं, हर बार कहा जाता है कि इस बार हम अच्छा पानी पिलाएंगे, शुद्ध पानी पिलाएंगे हर एक के लिए। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके सामने भी ये समस्या होती है, क्योंकि जब वो जाते हैं क्षेत्र में तो वहाँ पहुँचने पर पता चलता है कि लोगों के पास शुद्ध पानी नहीं है और लोग डिमांड करते हैं। और पेयजल तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, बिन पानी सब सून जी, सबसे बड़ा मुद्दा है। और जब आपको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा हो तो वो और भी बड़ा इशू हो जाता है। नए जो बच्चे होते हैं उनके हड्डियों में दिक्कत होती है, कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं, हाँ। तो मानसिक विकार भी एक जल से जुड़ी हुई समस्या है ये भी। तो ये इस तरह की समस्याएं हैं और हर बार जनप्रतिनिधि को, हर बार प्रत्याशी को वादा करना पड़ता है, लेकिन अभी तक भी इस समस्या का जो है पूरी तरह समाधान नहीं हो पाया है। वादा ही बन के रहे, वादा ही बन के रह रहा है अभी तक। तो सबसे बड़ी समस्या किसानों की भी है। उनका कहना है कि जो ये रासायनिक पानी है, ये हमारी जो खेती योग्य भूमि है उसको बंजर बना रहा है। बिल्कुल सही है। किसानों की सब कुछ, पूरी जिंदगी दांव पे लगी हुई रहती है अपनी खेती पर। आप देखिए कि जहाँ कल कारखानों का पानी निकलता है, वहाँ से एक बार जैसे वो खेत में पहुँचता है पानी, तो पहली बार उसकी पैदावार बढ़ती है, लेकिन उसके बाद पता क्या होता है कि वो जो पैदावार है वो पहले के बजाय कम होती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि वो जमीन किसी लायक नहीं रहती, किसी लायक नहीं रहती, बंजर हो जाती है पूरी तरह से। उसको वापस उपजाऊ बनाने में कई बरस लग जाते हैं। तो ये लगातार ये समस्या बढ़ रही है।
जी। जब तक कल कारखानों के जो पानी है उस पानी का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक किसानों की जो समस्या है उसका भी समाधान नहीं होगा। तो पानी पीने के साथ में किसानों को भी दिक्कत हो रही है, दोनों वहाँ परेशान है। तो पानी की शुद्ध पानी पीना और सिंचाई के लिए पानी, दोनों की प्रॉब्लम वहाँ पे है। कुल मिलाकर प्राकृतिक स्रोत जो है, लूनी नदी जो अजमेर से निकलती है, पाली से बहती हुई बाड़मेर को बालोतरा बाड़मेर से होती हुई आगे कच्छ के रण तक निकलती है। तो लूनी नदी का जो पानी है वो एक जमाने में काफी शुद्धता लिए हुए होता था, लेकिन जैसे वो पाली की सरहद पे आती है उसका पानी प्रदूषित होने लगता है, और फिर वही प्रदूषित पानी जो पूरा मार्ग है लूनी नदी का उसको प्रदूषित करके आगे चलता रहता है। देखिए, जहाँ जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर लूनी नदी का पानी अब भी ठीक है जी, लेकिन जैसे ही वो क्षेत्र शहर के नज़दीक से गुजरती है नदी, तो वो पानी गंदा होता चला जाता है और आगे उसमें गंदगी बढ़ती जा रही है जी। इसकी वजह से खेती की समस्या है जी, और शुद्ध पीने का पानी नहीं है जी। तो कहने का मतलब यही है कि जब तक हमें इन नदियों में गंदा पानी डालना बंद नहीं करेंगे तब तक फ्लोराइड बढ़ता रहेगा, प्रभावी नियंत्रण नहीं होगा। हाँ, नियंत्रण नहीं होगा तब तक, और किसानों की जो समस्या है उसका भी समाधान नहीं होगा। एक धीरे धीरे इस तरह की समस्या हो रही है कि जैसे आप मान लीजिए राजधानी जयपुर है, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ गंदा पानी जा रहा है, वहाँ पर यह समस्या ज़्यादा है जी। उसी तरह की लगभग समस्या वहाँ पर भी है जी। इस समस्या से निपटने का समाधान यही है कि जो गंदा पानी है उसका ट्रीटमेंट जब तक नहीं होगा तब तक समाधान हो नहीं सकता है। पाली अब सिर्फ जिला मुख्यालय नहीं रहा है, पाली को संभाग बना दिया गया है। तो संभाग मुख्यालय होने के नाते पाली से अपेक्षाएं भी ज्यादा रहेगी जी। जब पाली में ही ये समस्या है तो आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र है उनसे क्या कल्पना करेंगे? देखिए, पाली पहले केवल डिस्ट्रिक्ट था, अब संभाग हो गया। संभाग होने की वजह से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी है, नए जिले भी बने इनके साथ में, तो भी लोगों की अपेक्षा बढ़ी है। लोगों को लगता है कि पहले जिला था अब संभाग हुआ है, वहाँ पे जो है सरकारी जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो भी अधिक बैठेंगे, तो उसके हिसाब से लोग जल्दी अप्रोच कर पाएंगे सरकार के साथ में, और समाधान जो है होने की संभावना उनको है, उम्मीद है उनको। अब ये तो समय थोड़ा लगेगा इसमें, लेकिन उम्मीद है कि इसका समाधान हो जाएगा और सरकारें और जनप्रतिनिधि इसमें एग्रेसिव होंगे तो इसका समाधान होगा। लोगों का यही उम्मीद है और इसी पर वोट कर रहे हैं लोग। पाली के युवाओं से जब बात करी तो उनकी बहुत बड़ी समस्या है शिक्षा को लेकर। उसमें उनका कहना है एक तो यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया जाए, दूसरा पाली क्योंकि अब संभाग बन गया है तो यहाँ पर एक अलग से विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाए। ये दो जो पाली जिला है यहाँ पर अभी तक सबसे बड़ी जो समस्या है उच्च शिक्षा को लेकर देखी जा रही थी युवाओं के हिसाब से देखे तो एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज की जैसे आपने बताया, इसके अलावा दूसरी जो कॉलेज है डिग्री कॉलेज हैं इनकी है, लेकिन उस तरह से जो संसाधन है वो उतने नहीं हैं। जैसे अपन राजधानी की बात करें या फिर जोधपुर की बात करें, अजमेर की बात करें, इन जिलों में, इन जिला मुख्यालयों पे जिस तरह की शिक्षा की उच्च शिक्षा की सुविधा है वो वहाँ पर नहीं है और युवा इसी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ख़ास तौर से बाकी राजस्थान से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कई बार उच्च शिक्षा के लिए जो यूथ है वो गुजरात को मूव करता है, उनको अपना पाली छोड़ना पड़ता है, जोधपुर की तरफ जाना पड़ता है, नहीं तो गुजरात की तरफ जाना पड़ता है। तो ये एक युवाओं के साथ समस्या है और कई बार उनको ये होता है कि दूर की वजह से वो जा भी नहीं पाते हैं, उनकी शिक्षा भी छूट जाती है, रोजगार के लिए मूव करने लग जाते हैं जी। तो ये समस्या बड़ी है जी। दूसरी युवाओं की समस्या है कि यहाँ पर रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है, औद्योगिक विकास जितना होना चाहिए, जितनी फैसिलिटी वहाँ पर मिलनी चाहिए उतनी नहीं है, इस वजह से भी उनको पलायन करना पड़ रहा है पाली से। पलायन तो बिल्कुल आप देखेंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जैसे ही व्यक्ति को निकलता है, युवा निकलता है अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद या बीच में जैसे छूट जाती है तो वो निकलता है तो सीधा वो राजस्थान की राजधानी जयपुर आने के बजाय गुजरात पहुंचता है सबसे पहले। अब इसकी कनेक्टिविटी है, रोजगार के साधन ज़्यादा हैं और उसका नेचुरल मूवमेंट है जी। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से जैसे ही वो फ्री होता है स्टडी से तो रोजगार के लिए गुजरात में मूव करने लगता है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पाली के लिए जो विकास करना चाह रही है वो नहीं कर पा रही है, विकास नहीं किया उन्होंने, तभी वहाँ का युवा वहाँ गुजरात की ओर जा रहा है। हाँ, राजस्थान में नहीं रह रहा है, जबकि पाली में काफ़ी कुछ सांस्कृतिक विरासत भी है, हस्तकलाएं भी है, हैंडीक्राफ्ट उद्योग भी है पाली में, उसके बावजूद वो वहाँ पर नहीं टिक पा रहा। आप युवाओं को जब तक उच्च शिक्षा नहीं देंगे जी और उसी जगह पर नहीं देंगे, नहीं हाथ का हुनर भी है, हैंडीक्राफ्ट हाथ का हुनर है, लेकिन अब क्या है कि शिक्षा जरूरी है, पहले वाला ज़माना नहीं है जी। अब शिक्षा के साथ में जब युवा बाजार में आता है, अपने काम के लिए उतरता है तो उसके पास बेहतर विकल्प होते हैं, ज़्यादा बढ़िया अच्छे से काम कर पाता है।
जब तक आप उच्च शिक्षा नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, इसके बाद आप रोजगार के जो संसाधन है मुहैया नहीं करवाएंगे, तब तक वो मूव करेगा। और ये इस क्षेत्र की समस्या है युवाओं के हिसाब से। तो पहले आपको उच्च शिक्षा के लिए संसाधन बनाने पड़ेंगे, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय स्थापित करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको जो युवा है उसको रोजगार के लिए वहाँ पर किस तरह क्या करना है, ये सरकारों को ये देखना होगा, ये प्रायोरिटी पे रखना होगा। कुछ व्यावसायिक शिक्षा भी देनी होगी। आपने कॉलेज का जिक्र किया, सुमेरपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज को खोले हुए अभी कुछ समय हुआ है, लेकिन वहाँ पर कॉलेज तो ओपन कर दिया है, लेकिन वहाँ पर जो पर्याप्त फैकल्टी रहनी चाहिए, इसके अलावा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस कॉलेज को चलाने के लिए जिस स्टाफ की आवश्यकता रहती है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान सरकार की भी बात करें, अभी राजस्थान से भी बात करें, राजस्थान सरकार ने कुछ इसमें अनाउंसमेंट किए हैं, कुछ घोषणाएं की है बहुत सारी कॉलेजों की, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि संसाधन ही नहीं है। घोषणाएं बहुत सारी कर दी, घोषणाएं भी हो गई, कई जगह कॉलेज खोले भी हैं, कॉलेज पूरी तरीके से खोखले हैं, एक तरीके से अंदर कुछ भी नहीं है, कहीं तो बिल्डिंग्स ही नहीं है जी, और स्टाफ की भर्ती नहीं की है जी। घोषणाएं तो की है लेकिन शिक्षकों की भर्ती नहीं की है, तो आपके वो संसाधन कॉलेज जो है किसी काम के नहीं है। अब वहाँ ऐसा तो है नहीं कि जाके बैठ जाएं और शिक्षा मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको संसाधन मुहैया करवाने पड़ेंगे। और सरकार को सबसे पहले शिक्षक, उसके बाद उसके साथ में बिल्डिंग और दूसरे रिसर्च के जो साधन हैं वो उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। पाली और उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की एक और सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पर जो सड़कों की स्थिति है बिल्कुल खस्ता हालत में, कनेक्टिविटी प्रॉपर है ही नहीं। एक्चुअल में क्या है कि वहाँ जो मैंने देखा है, वहाँ की स्थिति क्या है कि पानी का जो बहाव है खासतौर से बरसात के दिनों में वो बहुत ज़्यादा होता है, और डामर की जो सड़क है वो पानी के साथ बह जाती है जी। अब वो हर साल मरम्मत होनी चाहिए उसकी, जैसे बरसात निकले वैसे मरम्मत होनी चाहिए, लेकिन सरकारें हर साल मरम्मत नहीं करती, यानी ड्रेनेज सिस्टम कहीं ना कहीं, ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है। सड़क के ऊपर से पानी निकलने के बाद वो टूट जाती है, यदि उसके नीचे प्रॉपर ड्रेनेज की सिस्टम लगा हो, पानी निकलने की सुविधा हो तो दिक्कत नहीं आए, लेकिन इसकी तरफ अभी तक भी अच्छे से इंजीनियरिंग का जो है वो सरकारों का ध्यान नहीं गया है। तो ये एक बड़ी समस्या है, और मुझे जो लगता है, मैंने जो क्षेत्र में देखा है उसके हिसाब से यही है कि सड़कों की समस्या जो है, मेजर जो प्रॉब्लम है टूटने की, वो यही है, और इसका समाधान नहीं होगा तब तक टूटती रहेगी सड़कें। सरकार हर 6 महीने में बना नहीं सकती सड़क, तो ये सब चलता रहता है, इस वजह से सड़कें ज़्यादा टूटी हुई है वहाँ पर। पाली सहित आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की सबसे बड़ी मांग है और सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी कहा जा सकता है कि फ्लोराइड युक्त जो पानी है इनसे हमें जल्द से जल्द मुक्ति दिलाई जाए। जो जेतारन है, सुमेरपुर है, सोजत है, सब जगह एक ही है, जबकि सोजत अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है मेहंदी के लिए जी, मेहंदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है और पूरे देश के अलावा दुनिया भर में मेहंदी जाती है। लेकिन जो समस्याएं हैं, तो वो समस्याएं जब तक समाधान नहीं होगा, जैसे पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम उस क्षेत्र को, उस चीज़ को विश्व स्तर पर उस अप्रोच के साथ नहीं पहुंचा सकते जितना पहुंचाना चाहिए और जितनी उसकी योग्यता है। तो इनका समाधान जब तक धरातल पे नहीं होगा तब तक प्रकृति ने तो हमें बहुत सौगात दी है वहाँ पर मेहंदी की एक तरह से, लेकिन हम उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ले जाएं, उसके लिए हमें ज़मीनी तौर पर जो संसाधन है वो उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। जी, प्रकृति ने पाली को काफ़ी कुछ सौगात दी है, हिमावास बांध वगैरह भी काफ़ी कुछ बनाए गए हैं, प्राकृतिक रूप से भी पाली में काफ़ी कुछ है जिसको एक पर्यटन सर्किट के तौर पे उभारा जा सकता है। काफ़ी कुछ पुराने पुरातात्विक मंदिर भी हैं, पौराणिक, जिनकी पौराणिक अपने आप से पौराणिक दृष्टि से काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण है। तो पाली के लोगों की एक मांग ये भी है कि इसको पर्यटन सर्किट के तौर पे जल्द से जल्द विकसित किया जाए, ताकि जो पर्यटन है वो भी उद्योग का रूप ले चुका है, तो उससे भी लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। देखिए, जो भी पुराने, जो भी किले, बावड़ी या जो भी जिस तरह की जो निर्माण हैं, उन निर्माण को यदि थोड़ा सा उनका जीर्णोद्धार कर दिया जाए तो एक बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर पर्यटन के लिए संसाधन उपलब्ध है, बहुत संभावनाएं हैं। और गुजरात के नज़दीक होने की वजह से गुजरात के लोग जो अभी देखने के लिए दूर आते हैं वो पाली में भी बहुत कुछ देख सकते हैं। बाहर से जो लोग आते हैं, से हम पाली तक उनको खींच सकते हैं, उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। और विदेश से जो आते हैं लोग, वो जोधपुर तक जाते हैं, उनको पाली तक हमें पहुंचाना है, जोधपुर से पाली पहुंचाना है, तो पहुंच सकते हैं, एक नया डेस्टिनेशन उनके लिए हो सकता है। तो थोड़ा सा उसकी तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। जी, पाली के राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करी जाए तो आपको क्या लगता है किस तरीके से राजनीतिज्ञ है वहाँ पे, उनको क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इस बार 2023 के चुनावों को देखते हुए? देख, पाली में 2 बार से सांसद हैं, वहाँ पर पीपी चौधरी हैं, पिछली बार केंद्र में मंत्री भी थे,
इस बार मंत्री नहीं हैं। जी। तो पाली जो क्षेत्र है वो पीपी चौधरी के आने के बाद में इन पिछले खास तौर से 10 साल में देखें जी। तो अचानक से नेशनल लेवल पे नाम पहुंचा है। लेकिन इसके बाद भी पाली में जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बहुत ज़्यादा बदला नहीं है। जी। कारण ये है कि पीपी चौधरी पहली बार तो राज्य मंत्री बने, लेकिन इस बार मंत्री नहीं है। दूसरी बात ये है कि पाली जो जिला है उस पाली जिले में मारवाड़ जंक्शन है, सोजत है, सुमेरपुर है, ये जो विधानसभाएं हैं यहाँ पर अधिकांश समय जो है बीजेपी जीतती रही है, बीजेपी का गढ़ रहा है ये। और आज की तारीख में हम भले ही स्पष्ट तौर पर नहीं कह पाए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन ये बात सही है कि जो इतिहास को अगर हम देखते हैं, जैसे बहुत सारी सीटें ऐसी हैं पाली में लगातार पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का ही प्रभुत्व रहा है। वहाँ पाली में 33 साल से बीजेपी जीत रही है लगातार, और इसी तरह से बाली में 20 साल से जीत रही है और ये कंटिन्यू है। सोजत में पिछले 5 चुनाव की देखें तो 4 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस जीती है, और इसी तरह सुमेरपुर की भी यही हालात हैं। जेतारण में 23 साल से बीजेपी है। तो राजनीतिक जो हालात हैं, मारवाड़ जंक्शन में पिछले 3 चुनाव देखें तो बीजेपी 2 बार है, 1 बार कांग्रेस है। तो इस तरह के जो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है, पूरी तरह से वर्चस्व रहा है। और आज तो खैर हम इस चुनाव के बारे में तो स्पष्ट नहीं बोल सकते कि क्या हो सकता है, लेकिन भूतकाल के हिसाब से देखा जाए राजनीतिक तौर पर तो यहाँ पर बीजेपी बहुत आगे रही है, लीड लेकर रही है। जी, आपने बाली का जिक्र किया। बाली से परंपरागत बीजेपी में परंपरागत रूप से पुष्पेंद्र सिंह राणावत जी है, लेकिन कांग्रेस ने नए चेहरे को जगह दी है पाली के लिहाज से, बद्रीराम जी जाखड़ को। बद्रीराम जाखड़ पूर्व सांसद रहे हैं, पाली के रहे हुए हैं। हाँ, और कांग्रेस के अंदर ही, क्योंकि अगर हम उस विवाद की तरफ नहीं जाएं तो ओसियां से जो विधायक हैं दिव्या मदेरणा और उनके बीच में, मदेरणा परिवार और उनके बीच में, खैर वो उनके बीच में कुछ चलता रहता है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के हिसाब से बाली जो क्षेत्र है, बाली इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पुष्पेंद्र राणावत वहाँ से लगातार जीत रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। लेकिन उससे पहले स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत भी वहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं। तो ये कि क्षेत्र वैसे भी होट रहा है, लेकिन इस बार ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो बद्रीराम जाखड़ हैं वो वहाँ से सांसद तो रहे हैं, लेकिन पिछला चुनाव वो हार गए थे, सांसद का भी चुनाव हारे हैं वो। इस बार वो पुष्पेंद्र राणावत के सामने है, और रोचक इसलिए है क्योंकि वहाँ के कुछ जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण इस तरह के हैं कि उनको दोनों ही तरफ से एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तीसरी पार्टी के रूप में आरएलपी की भी एंट्री वहां पर हो रही है, तो आपको क्या लगता है आरएलपी की एंट्री के बाद में भी कुछ राजनीतिक समीकरण जो पाली के हैं वो कुछ बनेंगे, कुछ बिगड़ेंगे? आरएलपी के देखिए, हनुमान बेनीवाल जो हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बार गए नहीं हैं, हालांकि उम्मीदवार वहाँ पर हैं और लग रहा है लोगों की त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। लेकिन मुझे जो ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान मुझे ऐसा लगा नहीं, उस हिसाब से लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई प्रभावित कर पाएगी आरएलपी। लेकिन यह है कि पार्टी को किसी न किसी को नुकसान तो करेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कुछ वोट तो होंगे ही। जी बिल्कुल। चलिए, पाली के बाद में अब सिरोही की बात करते हैं। सिरोही की जनता से जब हमने उनके मुद्दों और समस्याओं को लेकर बात करी तो सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल कर आया, जो सिरोही जिला मुख्यालय है, आज़ादी के बाद भी वहाँ पर रेल कनेक्टिविटी नहीं है। रेल कनेक्टिविटी राजस्थान के 2 जिलों में नहीं है, जिसमें सिरोही भी एक है। और जिला मुख्यालय की बात कर रहा हूँ, बाकी तो सिरोही में पिंडवाड़ा तक है, लेकिन जो सिरोही जिला मुख्यालय है वहाँ पर रेल कनेक्टिविटी नहीं है। और सिरोही जो जिला है वो पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान के जो महत्वपूर्ण जिले हैं उनमें से एक है। वहाँ पे माउंट आबू एक ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे विश्व भर से वहाँ पे पर्यटक आते हैं। और गुजरात से तो जैसे मैंने आपको बताया, गुजरात से तो कनेक्टिविटी होने के कारण वीकेंड पर इतना पर्यटन होता है वहाँ पर कि कई बार तो ट्रैफिक की समस्या हो जाती है, लोगों पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो बहुत संभावनाओं वाला क्षेत्र है पूरा जिला, और वहाँ पे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, सब कुछ है। प्राकृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध होने के बावजूद भी उतना शायद हम वहाँ डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं जितना करने की ज़रूरत होनी चाहिए। सरकारों को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक समय ऐसा था जब इससे सिरोही को लेकर, माउंट आबू को लेकर राजस्थान और गुजरात के बीच में गुजरात ने इसको ले लिया था, फिर बाद में राजस्थान माउंट आबू को किसमें शामिल किया जाए इसको लेकर, और अंग्रेजों के टाइम से वहाँ पर दूसरी राजधानी हुआ करता था। राजस्थान में 2 चरण रहे थे विलय करने का। सिरोही का पहले कुछ पार्ट राजस्थान में शामिल किया गया था, फिर दूसरे चरण में माउंट आबू। तो ये दूसरी राजधानी भी इसको बनाया है अंग्रेजों के टाइम। आज भी एक परंपरा है, राज्यपाल गर्मियों के दिनों वहाँ जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस क्षेत्र को और ज़्यादा
पर्यटन की दृष्टि से बहुत विकसित किया जा सकता है, बहुत पर्यटक यहाँ बुलाए जा सकते हैं, आमंत्रित किए जा सकते हैं। संसाधन कुछ बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ सड़कें हैं, थोड़ी पानी की समस्या वहाँ पर भी है, फ्लोराइड की समस्या फिर भी है वहाँ पर, और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। ये एक समस्या देखने को मिल रही है। जो प्राकृतिक संसाधन हैं, पहाड़ हैं, उनको भी कुछ जो अतिक्रमण है उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो प्रशासन शासन को इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। खुद वहीं से अरावली वहीं से शुरू होती है। तो प्राकृतिक रूप से भी सिरोही का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो सिरोही जो क्षेत्र है इसमें 3 यहाँ की विधानसभाएं हैं जी, और इस बार थोड़ी सी वोट ज़्यादा है जी। वोट ज़्यादा होने का कारण यहाँ पे संयम लोढ़ा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। निर्दलीय जीते थे पिछली बार, और उनके सामने राजस्थान के पूर्व मंत्री हैं ओटाराम देवासी, वो उनके सामने बीजेपी की तरफ से हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पे कड़ी टक्कर रही है पिछले काफ़ी समय से देखें जी। और संयम लोढ़ा क्योंकि काफ़ी पुराने हो चुके हैं यहाँ पर, ओटाराम देवासी 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार हैं यहाँ पर, तो मुकाबला अच्छा है। हालांकि पिछली बार कांग्रेस ने किसी और कैंडिडेट को उतार दिया, ये जीत गए थे, तो इस बार दूसरे तरह के समीकरण है। सीधा कांग्रेस से भी बात करी जाए तो लगातार 4 बार से विधायक हैं जगसीराम कोली, उनका मुकाबला फिर से मोतीराम कोली नया चेहरा है, उनसे है। पिछले 6 बार की हम बात करें ना तो यहाँ पे बीजेपी, पिछले 8 बार की बात करें, पीछे 6 बार बीजेपी रही है, 2 बार केवल कांग्रेस जीत पा रही है। कमोबेश यही स्थिति, पाली जैसी स्थिति यहाँ हाँ, लगभग ये ऐसी स्थिति है। और तो इसकी वजह से रेवदर जो क्षेत्र है वो भी हम कहें कि बीजेपी का गढ़ है, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए जी। पुराने रिजल्ट यही बता रहे हैं पुराने, और आज के जो हालात हैं उसके बारे में तो बहुत कुछ कहना संभव नहीं है। कांटे की टक्कर नज़र आती है कई बार, लगता है ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति स्पष्ट नहीं है, जो कस्बाई क्षेत्र है वहाँ पर भी बहुत कई बार ऐसे लगता है कि बहुत टकराव सा है दोनों के बीच में। तो इसकी वजह से रेवदर जो क्षेत्र है वहाँ पर भी बीजेपी का इतिहास के हिसाब से तो गढ़ रहा है, प्लस रहा है जी। एक पिंडवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें माउंट आबू आता है, वहाँ पर आदिवासी बहुल्य जनजाति निवास करती है। उनको जो आधारभूत आवश्यकताएं की पूर्ति अभी तक नहीं हो पा रही है। देखिए पिंडवाड़ा, मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रही उनको। पिंडवाड़ा क्षेत्र में आप जाएंगे तो मैंने देखा है वहाँ पे कि जो आदिवासी लोग हैं उनके पास रहने की सुविधा भी अभी प्रॉपर नहीं है। अभी भी कई जगह झोंपड़ियाँ हैं, पीने का पानी नहीं है, नल पहुँचा नहीं है, वो प्राकृतिक संसाधन जो भी उपलब्ध है उनके हिसाब से उस पर वो निर्भर रहते हैं। और ये क्षेत्र इसलिए राजनीतिक दृष्टि से आप इस पे आओगे तो राजनीतिक दृष्टि से ये है कि बीजेपी कांग्रेस यहाँ पे हमेशा बराबर के मुकाबले रही है। जैसे राजस्थान में बीते 25-30 साल से देख रहे हैं, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, कमोबेश यही स्थिति वहाँ पर है। यानी सरकार के साथ पिंडवाड़ा चल रहा है जी। और पिंडवाड़ा चल तो रहा है लेकिन ठहरा हुआ है विकास की दृष्टि से जी। और इस क्षेत्र में जो एक बड़ी समस्या है, पर्यटन बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पर जो स्वच्छता की एक बात करें अपन तो साफ सफाई की थोड़ी कमी नज़र आती है। और पर्यटकों को खास तौर से यही चीज़ आकर्षित करती है, जब तक प्राकृतिक सुंदरता के साथ आपकी कृत्रिम सुंदरता नहीं होगी तब तक पर्यटक जो है बहुत आकर्षित नहीं हो सकता, बहुत बार नहीं आ सकता। एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, लेकिन आपको साफ सफाई, स्वच्छ पानी, ये सब कुछ आपको वहाँ मुहैया करवाना पड़ेगा। पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू तो मिलता ही है। पिंडवाड़ा को लंबे समय से टीएसपी क्षेत्र में लाने की बात कही जा रही है। वहाँ के लोगों की भी ये मांग है कि पिंडवाड़ा को टीएसपी क्षेत्र घोषित किया जाए जी। ये भी चुनाव में मुद्दा रहता है, लेकिन ठीक वैसे ही है, मुद्दा बन के रह गया है। और विकास नहीं होने की वजह से अब देखिए लगातार जैसे वहाँ का आदिवासी जो बेल्ट है, आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी लोग हैं जी। वो लोग जब तक आप उनको विकास की मुख्य धारा में नहीं लाओगे तब तक ये डिमांड बढ़नी रहेगी जी। जैसे ही आपको उनको उच्च शिक्षा देंगे, आप उनको रोजगार देंगे, सब चीज़ें मुहैया करवाएंगे, चिकित्सा मुहैया करवाएंगे, तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ डिमांड कम हो जाती है। लोगों को ये लगता है कि हमें टीएसपी में रखा जाएगा तो हमें अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे, अतिरिक्त सुविधाएँ मिलेगी, लेकिन आप प्रॉपर जब तक गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देगी तब तक ये डिमांड बनी रहेगी। अब सरकार इसको टीएसपी में भी ले जाएगी तो उससे भी क्या होगा, जब तक प्रॉपर विकास नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो टीएसपी में लाने के बजाय इस पे विकास पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुख्य धारा में कहीं ना कहीं उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। मुख्य धारा में वो तभी आएंगे जब उनको उच्च शिक्षा मिलेगी, जब उनको चिकित्सा मिलेगी, बेहतर पानी मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो जैसे ही वो मुख्य धारा में आएंगे वैसे ही ये सब जो डिमांड है, अतिरिक्त जो डिमांड करते हैं वो डिमांड खत्म होती चली जाती है।
बात अगर रेवदर की करी जाए तो रेवदर में भी कॉलेज का निर्माण तो हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ठीक वैसे स्टाफ वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पे। शिक्षा जब रेवदर तक में तो बस स्टैंड भी नहीं है, रोडवेज बसों का ठहराव नहीं है। ऐसा रेवदर को ऐसा कस्बा बना रखा है जैसे बिल्कुल पिछड़ा कस्बा हो। पिछड़ा कस्बा। और यहाँ पर ज़रूरत है, सबसे पहले ज़रूरत है यहाँ पर बस स्टैंड की ज़रूरत है, ढंग से उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। कॉलेज आपने घोषणा कर दी, उसकी बिल्डिंग बना दी, शिक्षक आपके पास है नहीं, स्टाफ आपके पास है नहीं, स्टूडेंट आके पढ़ेगा कैसे? बिल्डिंग तो पढ़ा नहीं से रही। तो शिक्षकों की प्रॉपर जब व्यवस्था होगी तब ही इस कॉलेज का महत्व है। केवल घोषणा करने से, भवन बनाने से महत्व नहीं रहेगा इसका। बिल्कुल घोषणा करने से नहीं होगा, उन घोषणाओं को धरातल पर लाकर काम करने की भी सख्त जरूरत है। चलिए सिरोही के बाद में बात करते हैं जालोर की। जालोर की सबसे बड़ी मांग किसानों को लेकर है कि जवाई और माही बांध के पानी की उनको सख्त जरूरत है, उनकी मांग भी रही है। इसी मुद्दे के ऊपर काफी चुनाव भी लड़े गए, लेकिन वही मुद्दे हैं। जालोर में क्या है कि हम अगर जातिगत हिसाब से बात करें, उसको कृषि से जोड़ें, तो वो ये है कि राजपूत चौधरी जो कलबी हैं, जो कृषि से जुड़ी हुई वहाँ पर है, विश्नोई है, ये जो है खेत और किसान जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए हैं। और क्योंकि यहाँ पे खेती ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खेती ही ज़्यादा होती है, तो इस क्षेत्र में जो पानी की जो दिक्कत है, जो कृषि के लिए जिसकी डिमांड हो रही है, उस पर कई बार सरकारें बोलती है, करती हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन आगे मामला बढ़ नहीं पा रहा है। जब तक पानी उपलब्ध नहीं होगा तब तक कृषि को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है, और कृषि जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक किसान आगे नहीं बढ़ेंगे, किसान नहीं बढ़ेंगे तब तक विकास नहीं होगा। तो बात वहीं आके रुक जाती है, पानी पर ही आके बात रुकी हुई है। हालांकि सांचौर में तो नर्मदा का पानी पहुंचा है, लेकिन जितना पहुंचना चाहिए पर्याप्त मात्रा में उतना नहीं पहुंचा। सांचौर को क्योंकि राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जालोर की स्थिति थोड़ी अलग है। और जालोर अभी की बात की जाए तो जैसे पानी की समस्या वहाँ पर है, फ्लोराइड की समस्या तो एक है ही, लेकिन जब तक किसानी खेती के लिए प्रॉपर पानी नहीं पहुँचेगा तब तक आप कितने ही चुनाव लड़ लीजिए, कितने ही वादे कर लीजिए, वो वादे ही रह जाएंगे। और ये वादे हर बार होते हैं। हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से ये वादे ही चल रहे हैं, लेकिन पानी पहुँच नहीं पा रहा है। तो इस तरह की समस्या है। एक जालोर की सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पर मादक पदार्थों की तस्करी बहुत होती है। जालोर और जालोर के आसपास के जो क्षेत्र है, जिसमें सांचौर वगैरह जो शामिल है, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही है, मादक पदार्थों की, जिससे जो युवा है वो इस गलत प्रवृत्ति की ओर लगातार बढ़ रहा है, अपने भविष्य को दांव पर लगा रहा है। देखिए, इससे केवल युवा केवल मादक पदार्थ का सेवन नहीं कर रहा है, वह तीन तरह की समस्याएं होती है। मादक सेवन भी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, अपराध भी कर रहा है, अपराध में लिप्त हो रहा है। और उसके बाद उसके लगातार सेवन की वजह से क्या हो रहा है कि जो किसान वर्ग है वहाँ पर, जो युवा है, उसकी नस्ल खराब हो रही है। तो इसकी तरफ भी सरकारों को ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। आपका पुलिस और प्रशासन है, कई बार काम करता है, लगता है कि काम कर रहे हैं, पकड़ते हैं लोगों को, लेकिन जितनी आवश्यकता है, जिस पैमाने पर पकड़ना चाहिए, जिस पैमाने पर वहाँ पर सावधानी की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, उतना हो नहीं पा रहा है। कानून व्यवस्था और महिला अपराध की बात करी जाए तो उसमें भी जालोर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। उससे ये सरेआम मर्डर, अभी बीच में कुछ घटनाएं हुई थी वहाँ पर मर्डर वगैरह, ये नशे से जुड़ी हुई चीज़ है। इसको भी हम अगर नशे से कनेक्ट करें, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर उसी से जुड़ी है, अप्रत्यक्ष रूप से नशे से कनेक्ट है। जब युवा नशा करता है तो अपना विवेक खो देता है, उसके बाद में वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। जरूरत है। जालोर की अगर राजनीतिक समीकरणों की चर्चा की जाए तो सबसे ज्यादा सांचौर को लेकर बात चल रही है। सांचौर को बात इसलिए चल रही है क्योंकि जालोर के जो सांसद हैं देवजी पटेल, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है, और वहाँ पर बीजेपी के ही जीवाराम चौधरी हैं जो निर्दलीय, उन्होंने ताल ठोक दी है। पहले ये माना जा रहा था कि जीवाराम चौधरी को टिकट मिलेगा और वो सबसे मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की कुछ सोच और रही होगी, जो भी है। लेकिन ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर सुखराम विश्नोई जो वर्तमान में मंत्री हैं, उनके सामने हैं, वो स्थापित है वहाँ पर, और देवजी पटेल लगातार 3 बार से सांसद हैं। तो एक रोचक मुकाबला वहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से, जब सुखराम विश्नोई वहाँ पर नहीं थे, उससे पहले बीजेपी वहाँ पर थी, अब सुखराम विश्नोई चल रहे हैं वहाँ पर, और इस बार ऐसी स्थिति फंसी हुई है कि न तो देवजी पटेल के लिए कह सकते हैं हम, न सुखराम विश्नोई के लिए कह सकते हैं, कड़ी टक्कर है। जीवाराम चौधरी ने एक रोचक मुकाबला कर दिया है वहाँ पर। बात अगर जालोर की, आहोर की, भीनमाल की जाए तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने उस पर जीत दर्ज करी थी, और इस बार भी उन्हीं चेहरों को रिपीट किया गया है कहीं कहीं।
देखिए जालौर के जो विधानसभा सीटें हैं, एक सांचौर को छोड़ दीजिए आप, बाकी सीटों पर बीजेपी का लगभग एकाधिकार रहा है जी। ये इन 3 जिलों की बात करें, सबसे बड़ा गढ़ ये रहा है जी। और अभी क्या है स्थिति, चुनाव के बाद क्या होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति के हिसाब से अब तक जो भूतकाल की रहा है उसके हिसाब से देखें अपन तो बीजेपी यहाँ पे बहुत मजबूत रही है। और देवजी पटेल के उतरने की वजह से तो ज़्यादा रोचक मुकाबला हो गया और हॉट सीट हो गई है जिले की सबसे ज़्यादा। बिल्कुल, और काफ़ी बार चर्चा भी चल रही है, लगातार सांचौर की तो चर्चा चल ही रही है। रानीवाड़ा और आहोर में भी, आहोर में लगातार छगन सिंह जी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि कांग्रेस ने नए चेहरे के तौर पे सरोज चौधरी जी को उतारा है। ऐसे रानीवाड़ा है, रानीवाड़ा में नारायण सिंह देवल है जी, वो लगातार विधायक हैं, इस बार भी बीजेपी ने टिकट दिया है तो और मजबूत दिखाई देते हैं जी। हालांकि कांग्रेस कह रही है, दावे तो कर रही है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन नारायण देवल है उनका मुकाबला आसान नहीं है और बाकी जो सीटें हैं उनकी तरह ही स्थिति है। कुल मिलाकर टक्कर का मुकाबला है, जबरदस्त टक्कर है। आप हमारे दर्शकों से मतदान के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना यह है कि हम लोकतंत्र में हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जैसा कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भी हमारे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस लोकतंत्र में, इस उत्सव में शामिल होने का हमें 5 साल में एक बार अवसर मिलता है। तो मेरी आप सबसे अपील है, गुजारिश है कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में आप हिस्सा लीजिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और जितनी वोटिंग की सुविधा चुनाव आयोग के द्वारा दी गई है उसका आप लाभ उठाइए और 100% वोट कीजिए जी। हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है, आप खुद भी वोट करें और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भी मतदान के लिए प्रेरित ज़रूर करें, और इस लोकतंत्र के उत्सव में बड़े जोश और उमंग के साथ हिस्सा लें। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जनादेश 2023 की आज की इस कड़ी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए DD राजस्थान। नमस्कार।